गुड मॉर्निंग बच्चों। परसों हमने जो किया था वो किया था कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र किस तरह से ज्ञात करते हैं। आज हम निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं आपको पहले डायग्राम बता देता हूं और फिर उसके आगे हम करेंगे। तो आपके पास ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश मिलाकर एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 12 है, जैसा हम हमेशा मानते आए हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी। यहां पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई पॉइंट है पी जहां पर आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसकी सेंटर से दूरी है आर। सेंटर से दूरी कितनी होगी? आर। तो पी पॉइंट की माइनस क्यू से दूरी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। इसी तरह से बी पॉइंट की प्लस क्यू की दूरी पी से भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है और ये थीटा है। ठीक है, यहां तक आप क्लियर हैं कि दूरी किस तरह से निकलेगी। अब बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो प्लस क्यू के कारण भी होगा और माइनस क्यू के कारण भी होगा। ध्यान समझिएगा, बिंदु P पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के कारण होगा, प्लस क्यू के कारण भी और माइनस क्यू के कारण भी। अब हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र P पर होगा वो बाहर की तरफ होगा, E1 बाहर, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो माइनस क्यू की तरफ होगा, E2। ध्यान से समझिएगा, इनको मिटा देता हूं मैं, ये दूरी आप समझ लीजिए कितनी हुई। तो E1 प्लस क्यू के कारण बाहर की तरफ और E2 माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ ये वैद्युत क्षेत्र होगा। क्योंकि ये सदिश राशि है इसलिए आप इसको घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक घटक ये होगा हॉरिजॉन्टल घटक, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो ये आ गया E1 cos थीटा और यहां पर E1 sin थीटा आएगा। इसी तरह से इसके घटक करेंगे तो वही यहां पर E2 sin थीटा आएगा और यहां पर आएगा E2 cos थीटा, ये भी थीटा एंगल। अब E1 sin थीटा, E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दें, क्योंकि E1 और E2 दोनों बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि दूरी दोनों की क्या है, A और B से दोनों की दूरी कितनी हो रही थी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो योग होगा किस किस का? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब क्योंकि E1 और E2 बराबर है तो इसको आप 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं। बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो आप E1 cos थीटा हुआ प्लस E2 cos थीटा हुआ, क्योंकि E1 और E2 बराबर है तो इसलिए 2E1 cos थीटा हम इसको ले लेते हैं। यहां तक आप समझ चुके हैं कि जो P पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो 2E1 cos थीटा होगा। इसके लिए आप पहले से लिख सकते हैं कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से निर्मित है, इनके बीच की दूरी 2L है। P निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु है जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित है। फिर A और P की दूरी कितनी है, P और B की दूरी कितनी है निकालना। फिर लिखना कि E1 प्लस क्यू के कारण बाहर की तरफ है वैद्युत क्षेत्र, E2 माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ है। क्योंकि दोनों की दूरी बराबर है इसलिए दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इनको घटकों में वियोजित करने पर जो P पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज घटकों का योग होगा। ठीक है, तो E बराबर 2E1 cos थीटा है तो E1 कितना होगा? E1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन दूरी का वर्ग। दूरी कोई भी ले सकते हैं, BP या फिर AP, दोनों बराबर है।
AP का स्क्वायर, इसको मैं साफ कर देता हूं। तो E बराबर आपका आ गया 2/4πε0 Q अपॉन AP कितना है, √r² प्लस L² का स्क्वायर। तो E बराबर हो गया आपका 1/4πε0 2Q अपॉन r² प्लस L²। और साथ में यहां पर cos थीटा भी था, cos थीटा को रखिए आप अभी। 1/4πε0 2Q अपॉन r² प्लस L²। और cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार है L और कर्ण फिर से वही r² प्लस L² का स्क्वायर रूट। यहां तक क्लियर है हम? इसके आगे चलते हैं। 2Q इंटू L क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब कि P। ये पावर 1 है, ये पावर आधी है, तो आधी अरे कितनी होती है, 1.5 मतलब कि 3/2। तो निरक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र है किसी द्विध्रुव कारण, वो आपका आता है 1/4πε0 P अपॉन r² प्लस L² की घात 3/2। यहां पर हम केस रखते हैं, यदि R जो है बहुत बहुत बड़ा है L से, तो आप L को हटा देंगे यहां से, तो E बराबर आपका आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन r³। ये आपका वैद्युत क्षेत्र आ गया वैद्युत द्विध्रुव कारण निरक्षीय स्थिति पर। ध्यान से समझिएगा इसको कि वैद्युत क्षेत्र है ये निरक्षीय स्थिति पर। अक्षीय और उसका तुलना कर देते हैं। अक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र था वो कितना था, 1/4πε0 2P अपॉन r³। और निरक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र वो 1/4πε0 P अपॉन r³। देख लीजिए क्या है कि अक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो निरक्षीय स्थिति की तुलना में कितना होता है, 2 गुना अधिक होता है। ये आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि अक्षीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो निरक्षीय स्थिति से 2 गुना होगा। ये आपको सिद्ध करना होगा, तो आपको अक्षीय स्थिति भी निकालनी है, निरक्षीय स्थिति भी निकालनी है, दोनों को लिखना है, सिद्ध कर देना है। तो ये आपका था वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति पर भी और निरक्षीय स्थिति पर भी, दोनों स्थिति पर हम कर चुके हैं। इसको आप आराम से अपने घर में बैठे हैं, आप इसको आराम से 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार देखना उतनी बार देखें, कम कम करा रहे हैं। यहां पर एक और चीज कर देते हैं हम, एक समान वैद्युत क्षेत्र पर वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, कि भाई आपके पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये आपके पास एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसे पता चल रहा है हमको एक समान है, क्योंकि लाइंस जो है वैद्युत जो बल रेखा है एक दूसरे से समांतर है। यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है -Q और +Q से बना हुआ, A और B, जो कि थीटा एंगल पर रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र के। अब क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र पर रखा है, वैद्युत क्षेत्र पर जब भी कोई आवेश होता है तो उस पर बल लगता है, तो यहां पर भी द्विध्रुव पर बल लगेगा। प्लस Q पर जो बल होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा पे होगा, QE इस तरफ, और -Q पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र से दूसरी तरफ होगा, -QE। वैद्युत द्विध्रुव के एक सिरे पर QE बल लग रहा है, दूसरे सिरे पर -QE बल लग रहा है। क्योंकि ये दोनों बल बराबर हैं तथा विपरीत है, इसलिए ये दोनों एक बल युग्म बनाएंगे, और बल युग्म इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेगा। किस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, मतलब ये इस तरफ घूमेगा।
और कब तक घूमेगा? जब तक कि ये वैद्युत क्षेत्र के समांतर ना हो जाए, तब तक ये घूमता